तो दोस्तों, आज मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटर्नी वू के 6th एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो मैं ऊपर आई बटन में डाल दे रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत एक ऑर्फनेज से होती है, जहाँ एक औरत अपनी बेटी को छोड़ने आई थी। इस औरत का नाम गे हंग था और ये बार बार जोर देकर कह रही थी कि उसकी बच्ची को अडॉप्शन के लिए कंसिडर ना करे, वो कुछ समय बाद ही आकर अपनी बेटी को ले जाएगी। इसकी बात से हमें ये भी पता चलता है कि किसी वजह से इसे जेल जाना पड़ रहा है और इसीलिए वो अपनी बेटी को यहाँ छोड़ रही थी। उसने अपनी बेटी को कोई दवा खिलाया हुआ था जिससे वो नींद में सोई थी, पर जैसे ही वो उसे छोड़कर ऑर्फनेज से निकलती है, उसकी बेटी जाग जाती है और रोती हुई उसे पुकारने लगती है। ये हंग बहुत मुश्किल से खुद को संभालती है और अपनी बेटी से माफी मांगकर कहती है कि वो कुछ समय में ही आकर उसे ले जाएगी और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको फ्यूचर में अपलोड होने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। फिर हम हानबादा लॉ फर्म का देखते हैं, जहाँ जंग म्योंग यंगवू को एक केस पे काम करने को कहता है। ये एक रॉबरी केस था जिसके लिए एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर यानी नॉर्थ कोरिया से भागी हुई औरत पे चार्ज लगाया गया था कि उसने किसी दूसरी औरत पे हमला करके उसे जख्मी किया है। ये केस असल में चोइसो को मिला हुआ था, पर वो इस केस में बहुत इमोशनली इन्वॉल्व थी, जिसके कारण जंग म्योंग ने यंगवू को उसके साथ काम करने को बोला था। यंगवू जब चोइसो के ऑफिस आती है तो वहाँ हर तरफ गंदगी फैला हुआ था। चोइसो इस केस में इतनी ज्यादा घुसी हुई थी कि वो अब अपने ऑफिस में ही रहने लगी थी और घर तक नहीं जाती थी। वो यंगवू से कहती है कि उन्हें क्लाइंट से मिलने चलना है। दोनों जेल जाकर गेहंग से मिलते हैं और यंगवू को केस के बारे में पता चलता है। गेहंग और विक्टिम ली सुन एक दूसरे को इंसिडेंट के पहले नहीं जानते थे। इंसिडेंट वाले दिन गेहंग ली सुन के पास पैसे लेने गई थी और वो पहला टाइम था जब वो उससे मिली थी। असल में 5 साल पहले गेहंग को एक नॉर्थ कोरियन ब्रोकर से 10 मिलियन वोन लेने थे। वो ब्रोकर डायरेक्टली पैसे देने के बजाय उसे ली सुन के पास भेजती है, ये कहकर कि पैसे वो देगी। गेहंग को जो पैसे मिलते वो अपनी फ्रेंड जियोंग हुई के साथ शेयर करने वाली थी। गेहंग और जियोंग हुई को पता था कि ली सुन आसानी से पैसे नहीं देगी, इसलिए टफ एक्ट करने के लिए वो लोग उसके घर जाकर तोड़फोड़ करते हैं और उसे डराकर पैसे मांगते हैं। गेहंग और जियोंग हुई जब वहाँ पहुँचे थे तो ली सुन के शरीर पे बहुत से चोट के निशान ऑलरेडी प्रेजेंट थे। उस समय बहुत शोर होने लगा था तो ली सुन की पड़ोसी पुलिस को बुला देती है। पुलिस वाले वहाँ आते हैं तो वहाँ के तोड़फोड़ और गेहंग और जियोंग हुई को हाथापाई करते देख ये मान लेते हैं कि ली सुन के चोट के जिम्मेदार वही लोग दोनों हैं। उस समय जियोंग हुई को 4 साल की सजा हुई थी। गेहंग ट्रायल के पहले भाग गई थी, जिससे वो सजा से बच गई थी। गेहंग बताती है कि उस समय वो भाग गई थी क्योंकि उसकी बेटी बहुत छोटी थी। अगर वो जेल चली जाती तो उसका ध्यान कौन रखता, और अगर उस समय वो उसे ऑर्फनेज में छोड़ती तो सजा खत्म होने तक उसकी बेटी उसे भूल चुकी होती। पर अब वो थोड़ी बड़ी है तो 4 साल की सजा के बाद भी उसे पहचान लेगी, इसलिए उसने अब सरेंडर कर दिया है। गेहंग की बात सुनकर चोइसो और यंगवू दोनों जोश में आ जाते हैं और जंग म्योंग से जाकर कहते हैं कि वो लोग उसे कम से कम सजा दिलाकर रहेंगे। इस पे जंग म्योंग कहता है कि उसे जो चार्ज लगा है उस हिसाब से उसे 7 साल की भी सजा मिल सकती है और 4 साल तो कम से कम सजा है जो उसे मिलेगी ही, और इसे कम कराना बहुत मुश्किल है। तभी चोइसो ये पॉइंट आउट करती है कि विक्टिम की जैसी छोटे हैं वो 2 औरत उतनी कम समय में दे ही नहीं सकती, तो जरूर कोई और भी इन्वॉल्व है। जंग म्योंग और यंगवू को भी ये बात रीजनेबल लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनहो और क्योन साथ में ड्रिंक कर रहे थे और जुनहो नशे की हालत में कहने लगता है कि उसे ऑफिस में एक लड़की पसंद है, पर उस लड़की को पता नहीं कि वो उसको पसंद करता है। चोइसो और यंगवू जियोंग हुई के अटर्नी से मिलते हैं। उन्हें ज्यादा तो पता नहीं चलता, पर ये जरूर पता चलता है कि जिस डॉक्टर ने विक्टिम का डायग्नोसिस किया था वो थोड़ा बायस था, क्योंकि उसे नॉर्थ कोरिया से भाग के आए हुए लोगों से प्रॉब्लम थी। चोइसू और यंगवू जुनहो के साथ विक्टिम के घर पहुंचते हैं। वहां अचानक जोर से आवाज होती है तो जुनहो अपना हाथ आगे कर लेता है यंगवू को बचाने के लिए, पर चोइसू को लगता है कि वो उसे बचाना चाह रहा था। वो लोग देखते हैं कि लिसुन को उसका हस्बैंड बहुत बुरी तरह मार रहा था। लिसुन तो उनसे मिलती नहीं, पर उसके पड़ोसी से उन्हें पता चलता है कि जब भी ऐसा मारपीट होता था तो वो पुलिस को बुला लेती थी। वो लोग सोचते हैं कि मे बी इंसिडेंट वाले दिन भी उसने पुलिस को कॉल किया होगा। ऐसा कुछ मारपीट देख के तो उन्हें रिकॉर्ड मिल जाएगा।
इधर ऑफिस में क्योन चोइसो से कहता है कि जुनो उसे पसंद करता है और चोइसो ये सुनकर काफी खुश होती है। फिर हम कोर्ट रूम का देखते हैं जहाँ चोइसो और यंगवू विक्टिम ली सुन को कोर्ट में बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। विक्टिम का लॉयर इसके अगेंस्ट था और जज को पटाने के लिए अपने होम टाउन का जिक्र करने लगता है, जो कि जज का भी होम टाउन था। ये देखकर चोइसो अपनी फैमिली के बारे में बताने लगती है। उसके डैड भी एक जज थे, तो ये जानकर जज खुश हो जाते हैं क्योंकि दोनों आपस में दोस्त थे और विक्टिम को कोर्ट में बुलाने का परमिशन दे देते हैं। ऑफिस में जुनो और चोइसो हंस कर बात कर रहे थे। क्योन दूर खड़ा देख रहा था और यंगवू को दिखाकर कहता है कि ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। यंगवू को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। ट्रायल के दौरान जब लीसुन आती है तो उसके पूरे शरीर में चोट के निशान थे। चोइसो उससे उसके चोट के बारे में पूछती है तो वो कुछ नहीं कहती। फिर वो पूछती है कि इंसिडेंट वाले दिन के 2 दिन पहले पुलिस को वहाँ बुलाया गया था, क्या उस रात भी उसके पति ने उसे मारा था? इस पे लीसुन कहती है कि ये 5 साल पहले की बात है तो उसे कुछ याद नहीं। ये सुनकर गेहांग कोर्ट में चिल्लाने लगती है और लीसुन को बुरा भला कहने लगती है। जज को गेहांग का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता। जंगम्योंग उसकी तरफ से माफी मांगता है, पर जज कहते हैं कि वो विक्टिम और गेहांग को साथ में एक कोर्ट रूम में अलाउ नहीं करेंगे और लीसुन को घर भेज देते हैं। गेहांग को समझाया जाता है कि उसे शांत दिमाग से रहना होगा, वरना केस बिगड़ सकता है। फिर उस डॉक्टर को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है जिसने लीसुन का डायग्नोसिस दिया था, जिसमें उसने लिखा था कि गेहांग और जियोंगहुई के असॉल्ट की वजह से लीसुन को चोटें आई थी। यंगवू उसको क्रॉस एग्जामिन करती है, पर वो नहीं मानता कि हस्बैंड के मारने से चोट लगी होगी। फिर यंगवू कोर्ट में उस डॉक्टर का लिखा आर्टिकल लाती है जिसमें उसने नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स यानी वहाँ से भागे लोगों के अगेंस्ट बहुत कुछ लिखा था। कोर्ट में भी वो नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स के अगेंस्ट बोलने लग जाता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि वो उनसे नफरत करता था और इसलिए उसका डायग्नोसिस बायस्ड भी हो सकता है। कैफेटेरिया में अटर्नी जैंग आकर जंगम्योंग पे खूब चिल्लाने लगता है क्योंकि उन लोगों ने जिस डॉक्टर से क्वेश्चनिंग किया था वो एक डॉक्टर्स के ग्रुप का मेंबर था। उस ग्रुप का नाम जीआरडी था और वो हानबादा का बहुत बड़ा क्लाइंट था, पर उस क्वेश्चनिंग के बाद जीआरडी हानबादा को छोड़ सकता था जिससे बिलियंस का नुकसान होता। चोइसू और यंगवू माफी मांगते हैं कि उन लोगों ने विटनेस का बैकग्राउंड चेक नहीं किया, तो इस पे जंगम्योंग कहता है कि गलती उसकी है, उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। चोइसू और यंगवू गेहांग की बेटी को लेकर उसके पास आते हैं, जिसे देखकर गेहांग खुशी से रोने लग जाती है। यंगवू इसे देखकर याद करती है कि जब वो छोटी थी उसके स्कूल में कोई फंक्शन के टाइम सारे बच्चे अपने मॉम डैड के साथ आए थे और उस समय वो अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। वहाँ से लौटते हुए चोइसू कहती है कि ये केस जीतना बहुत मुश्किल है और यंगवू से कहती है कि तुम तो जीनियस हो ना, तो कुछ सोचो। यंगवू कहती है कि उसके पास एक आइडिया तो है। अगले दिन कोर्ट में यंगवू एक्सप्लेन करती है कि रॉबरी के लिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के लॉ में बहुत डिफरेंस है। नॉर्थ कोरियन लॉ के हिसाब से अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा चोट ना पहुंचाया गया हो और वैसा इंटेंशन भी ना हो तो उसे बस 1 साल की सजा होती है। यंगवू फिर कहती है कि गेहांग आखिर है तो नॉर्थ कोरियन ही और वो तो बस अपना पैसा मांगने ही गई थी। उसे नहीं पता था कि साउथ कोरियन लॉ के हिसाब से ज्यादा सजा मिलती है। उसे बस नॉर्थ कोरियन लॉ के बारे में ही पता था, जिसके हिसाब से वो जबरदस्ती पैसे मांगने वाली भी नहीं थी। जज गेहांग से पूछता है कि उसने नॉर्थ कोरियन लॉ को ध्यान में रख के ही रॉबरी किया था क्या, और अगर लीसुन पैसे नहीं देती तो उसका क्या इंटेंशन था। यंगवू से इशारा करती है कि वो झूठ बोले, पर वो सच बोलती है और कहती है कि वो किसी भी हालत में पैसा लेने का सोचकर गई थी और उसे नॉर्थ कोरियन लॉ के बारे में कुछ नहीं पता था। कोर्ट उस दिन के लिए वहीं खत्म हो जाता है और ऐसा लग रहा था कि गेहांग के सच बोलने के कारण वो लोग केस हार सकते हैं, पर तभी यंगवू को एक आइडिया आता है। यंगवू भागती हुई जज से मिलने जाती है और चोइसो उसके पीछे भागती है। वो लोग जज तक पहुंच पाते हैं क्योंकि चोइसो के डैड का ऑफिस भी उसी बिल्डिंग में था। यंगवू जज से कहती है कि उसकी क्लाइंट भले पैसे लेने गई थी पर उसे एक पैसा मिला नहीं था, तो उस केस को रॉबरी ना कंसिडर करके अटेम्प्टेड रॉबरी का केस की तरह ट्रीट किया जाए। जज मानने को रेडी नहीं हुआ तो यंगवू कहती है कि गेहांग ने जो कुछ किया वो इसलिए क्योंकि वो एक अच्छी माँ है और जब उसकी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई तो उसने खुद सरेंडर भी कर दिया। वहाँ से निकलकर यंगवू चोइसो से कहती है कि वेल्स कभी अपने बच्चे को नहीं छोड़ती और अगर वो वेल होती तो उसकी माँ भी उसे नहीं छोड़ती। अगले दिन कोर्ट में जज जूरी का डिसीजन सुनाते हैं, जिसके हिसाब से गेहांग को गिल्टी मानकर 4 साल की सजा देने की बात थी।
पर जज फिर अपना डिसीजन सुनाते हैं, जिसके हिसाब से उसे बस कम्युनिटी सर्विस दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले तो वो नॉर्थ कोरियन है और वहाँ का लॉ अलग है। फिर उसे पता था कि उसे 4 साल की सजा हो सकती है। उसके बाद भी उसने कन्फेस किया और ये सारे रीजंस को कंसिडर करके ही उसे ये सजा मिली थी। जज का फैसला सुनकर यंगवू और चोइसो भी बहुत खुश होते हैं। अब केस खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि तेसन लॉ फर्म की सीईओ एक मॉल में शॉपिंग कर रही होती है। वहाँ की सेल्स वूमेन आकर उससे पूछती है कि उसकी कोई बेटी है क्या जिसके लिए वो कपड़े देख रही है। तो वो कहती है कि उसका बस एक बेटा है। फिर हम देखते हैं कि यंगवू भी चोइसो के साथ उसी मॉल पे थी और सीईओ और यंगवू की हरकतें एक जैसी थी। दोनों वहाँ रखे चीजों को सही कर रहे थे। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।